हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो। क्लास 10th पास करने के बाद बच्चे 11th में कॉमर्स तो ले लेते हैं, उन्हें यह भी पता है कि उन्हें अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस स्टडीज पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता इन सब्जेक्ट का बेसिक मतलब क्या है, इन सब्जेक्ट्स में वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, वाई इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी है इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए, कैसे इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ से कनेक्टेड है और आपको आने वाले जीवन में वो क्या क्या सिखाता है। आने वाली क्लासेस में 11th में एंड इवन 12th में आप इकोनॉमिक्स में क्या क्या सीखेंगे। अगर आपको ये सब डाउट है कि इकोनॉमिक्स में होता क्या क्या है, तो आज की वीडियो के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो डील करता है प्रोडक्शन के साथ, एक्सचेंज के साथ, कंजम्पशन के साथ ऑफ वेरियस कमोडिटीज। अब ये बहुत ही एक बोरिंग सी डेफिनेशन है जिसको इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से नहीं पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आएगी। बहुत बच्चों को यह लगता है इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, बट इट इज अ मिथ। इकोनॉमिक्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक रियल लाइफ सब्जेक्ट है। आप अपने आसपास हर चीज को इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के लोग वड़ा पाव खाते हैं, तो वहां पे आपको हर जगह वड़ा पाव की रेडी दिखेगी। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लोग गोलगप्पे बहुत खाते हैं, तो आपको दिल्ली में जगह जगह कोने कोने पे गोलगप्पे वाले दिखेंगे। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया में लोग डोसा बहुत खाते हैं, तो आपको जगह जगह पे छोटी छोटी स्टॉल्स, इवन बड़े बड़े होटल दिखेंगे जो सिर्फ डोसा बेच रहे हैं। तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक्स की समझ है कि जिस पर्टिकुलर एरिया पे जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उसी की सप्लाई होनी चाहिए, उसी की लोग धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। जैसे मुंबई में वड़ा पाव की अगर डिमांड है तो वहां के लोग वड़ा पाव बेच रहे हैं। दिल्ली में गोलगप्पे की डिमांड है तो लोग गोलगप्पा बेच रहे हैं। किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर मिठाई की डिमांड है तो वहां पे लोग मिठाई बेचेंगे। सूरत के साड़ियां, सूरत का कपड़ा बहुत फेमस है, तो वहां पे लोग कपड़ों की बड़ी बड़ी मिल लगाते हैं। यूपी की चीनी बहुत बहुत फेमस है, तो वहां पे लोग चीनी की मिल लगाते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक्स है। हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज इस दुनिया में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से बहुत रिलेटेड है। तो आपके आसपास हर जगह इकोनॉमिक्स है। आगे समझते हैं। इट शोज हाउ स्केर्स रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज वेल्थ एंड ह्यूमन वेलफेयर। यहां पे लिखा है एक वर्ड, स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज को समझना बहुत जरूरी है कि स्केर्स रिसोर्सेज क्या होता है। देखो, अगर आप अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को देखोगे तो आपको एक बात हमेशा समझ आएगी, कोई भी चीज, कोई भी थिंग, कोई भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। Every resources is limited in this world. Even if I talk about myself as a teacher, after a certain age I'll die definitely. सबके लाइफ में ये एक वक्त वो वाला आना ही आना है, तो उससे पहले कुछ ऐसा बढ़िया कर जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। बिल्कुल ठीक। तो हम बात कर रहे थे स्केर्स रिसोर्सेज की। तो स्केर्स रिसोर्स का मतलब ये है कि हर रिसोर्स इस दुनिया में लिमिटेड है, लेकिन एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन, हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, वो अनलिमिटेड है। इसीलिए डिमांड्स अनलिमिटेड होने की वजह से, डिमांड हमारी अनलिमिटेड है लेकिन हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, वो एक लिमिटेड है। इसी वजह से हमें मार्केट सिस्टम में, दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम देखने को मिलता है।
प्रोडक्ट के प्राइस का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोडक्शन के सिस्टम को क्रिएट करना पड़ता है कि डिमांड और सप्लाई को हम मैच कर पाए, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्योंकि प्रोडक्ट रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो इस सिस्टम में हमें मैनेजमेंट की हेल्प लेके, अकाउंटेंसी की हेल्प लेके और इकोनॉमिक्स की हेल्प तो हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स के कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको इस लाइन से समझ आएगा। इकोनॉमिक्स सब लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कुछ काम करने की, पैसे कमाने की। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात ना करूं, इकोनॉमी की बात ना करूं, तो ना तो प्राइमरी सेक्टर होगा यानी कि एग्रीकल्चर होगा, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एंड हमारा टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इवन पूरी एम्प्लॉयमेंट इन तीन सेक्टर से प्रोवाइड होती है। तो इकोनॉमिक्स काम करने की आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने की अपॉर्चुनिटी देता है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है, बड़ा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि राइट नाउ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंटिस्ट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में हैं, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड चीजें हैं और इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक्स में आप स्टैटिस्टिक्स सीखते हो, उससे आप डाटा साइंटिस्ट बनते हो। ठीक है, तो यही चीज आपको पता लगती है कि क्या चीज डिमांड में है और उस डिमांड के तरीके से सप्लाई करी जाती है। अगर हम डिमांड और सप्लाई के मैच को अगर पैरेलली नहीं एनालाइज करेंगे तो लाइफ में हम किसी भी चीज की फुलफिलमेंट कर ही नहीं सकते। आगे समझेंगे कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि संसाधनों की कमी, कि टोटल दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं उनकी एक लिमिटेशन है। चाहे मैं बात करता हूं लैंड की, चाहे मैं बात करता हूं फॉरेस्ट की, चाहे मैं बात करता हूं फ्रेश वाटर की। और हम सबको पता है राइट नाउ इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है। आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी सिटी जैसे कि दिल्ली में, बेंगलोर में ड्रिंकिंग वाटर की कितनी ज्यादा कमी हो रही है, कितनी प्रॉब्लम्स इंडिया को, इवन वर्ल्ड वाइड कई कंट्रीज को फेस करनी पड़ रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या उसका रीजन है? उसका रीजन सिर्फ यही है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हमें यह भी सिखाता है कि हमें रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। Scarcity is one of the key concepts of economics. It means that the demand for a good and services is greater than the availability of the goods or services. अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी सर्विसेज को लेके अगर आप एनालाइज करें, जैसे कि मानो आज मैं एक छोटी गाड़ी खरीदता हूं, मानो कि मैंने आज मारुति की ऑल्टो खरीदी, तो आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स मेरा मन करेगा कि यार अब बड़ी गाड़ी खरीदते हैं। उसके बाद मेरा मन करेगा उससे बड़ी गाड़ी खरीदते हैं। मानो मैं आज एक 3 BHK फ्लैट खरीदता हूं, उसके बाद मेरा मन करेगा यार एक पूरा बंगला होना चाहिए, एक पूरी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो एज अ ह्यूमन बीइंग जो हमारी वांट्स हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इस पूरी दुनिया में रिसोर्सेज की एक लिमिट है। इसीलिए पूरा इकोनॉमिक्स इस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज पे काम करता है। इस सब के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मानो आपके पास कुछ पैसे हैं, भगवान करे आपका बहुत पैसे हो, इतने पैसे हो कि आप दुनिया में जो चाहे खरीद लो, लेकिन ये एक मिथ है। आपके पास जितने भी पैसे हो जाएंगे ना, आपको एक टाइम पे जाके ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ खरीद लूं। हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो अभी हम बात करते हैं, मानो कि हमारे पास कुछ पैसे हैं और आपको एक फोन खरीदना है और आपको एक लैपटॉप भी खरीदना है, और दोनों आपने खरीदने हैं एप्पल के। भाई फोन खरीदूंगा तो एप्पल का खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा तो एप्पल का खरीदूंगा। लेकिन आपके पास जो अमाउंट है, जो पैसा है, उस अमाउंट में या तो आप एक फोन खरीद सकते हो या फिर आप एक लैपटॉप खरीद सकते हो।
तो यहां पे आपको दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट को चूज करना पड़ेगा, वेदर यू परचेज एप्पल आईफोन और वेदर यू परचेज एप्पल लैपटॉप, यानी कि मैकबुक या एयरबुक, जो भी आपको खरीदना हो। तो यहां पे हमें यह समझ आया कि हमारा रिसोर्सेज, जो कि यहां मनी इज एक्टिंग एज अ रिसोर्सेज हेयर, मनी यहां पे रिसोर्सेज है, और उस रिसोर्स से हम अपनी एक ही वांट को, अपनी एक ही डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। या तो हम इस फोन को परचेज करेंगे या फिर हम इस लैपटॉप को परचेज करेंगे। तो हमें दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, और ये हमें, ये लॉजिक, ये हमें पॉइंट ये समझाता है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमें अपने वांट्स को मैनेज करना पड़ता है। तो यहां पे इन पैसों से हम या तो फोन खरीदेंगे या फिर लैपटॉप खरीदेंगे। और इसी एक पूरे कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मानो कि इसी एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने इन कुछ पैसों से आईफोन खरीद लिया और लैपटॉप नहीं खरीदा। तो इस आईफोन को खरीदने के लिए जो मैं अपनी सेकंड बेस्ट चॉइस को यहां पे निगलेक्ट कर रहा हूं, जो सेकंड बेस्ट चॉइस को मैं यहां पे कैंसिल कर रहा हूं, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए एक चीज और समझते हैं। मानिए एक चार्टेड अकाउंटेंट है, वो अपनी सीए फर्म खोल सकता था या फिर वो सीए का टीचर बन सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं सीए का टीचर बनूंगा, यानी कि मैं एक टीचर बनूंगा। तो उसने अपनी सीए फर्म का जो करियर है, जो सीए फर्म का कैरियर है, उसको उसने निगलेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो एक टीचर बनने के लिए, उस सीए के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट पर्सन के लिए अपना सीए फर्म का सपना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह हुआ, यानी कि उसने सीए फर्म को खोलना कैंसिल किया एक टीचर बनने के लिए। तो वो प्रोडक्ट हमारा होगा या वो होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन सब पॉइंट के बारे में हम आगे जाके पूरे डिटेल में भी समझेंगे। अब समझेंगे हम इस अंकल को देख के कि ये अंकल इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है। देखो ये हमारे अंकल जी हैं। अब अंकल को ये पता है कि अंकल के दुकान के आसपास एक स्कूल है, तो इन्होंने यहाँ पे चॉकलेट बेचना स्टार्ट किया, इन्होंने यहाँ पे चिप्स बेचना स्टार्ट किया, इन्होंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बेचनी स्टार्ट करी, इन्होंने बिस्किट्स बेचने स्टार्ट करे, इन्होंने यहाँ पे ये कैंडीज बेचना स्टार्ट करी। क्योंकि जब बच्चे उनके पास आएंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, तो वो इन्हीं चीजों की डिमांड करेंगे। तो ये भी एक बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है कि आपको ये आइडिया लगाना पड़ता है एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, और अपनी दुकान पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में या तो आप वही सेल करेंगे या फिर आप वही प्रोड्यूस करेंगे। अगला देखेंगे एग्जांपल हम। देखो ये एक कपड़े की दुकान है, यहां पे ये भाई साहब अभी साड़ी बेच रहे हैं। जैसे ही सर्दियों का मौसम आएगा, अभी ये साड़ियां नॉर्मल कॉटन की होंगी जो लोग गर्मियों में पहनेंगे, लेकिन मानो कि अपने दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में आपको इस दुकान पे कुछ वूलन क्लॉथ्स देखने को मिलेंगे, कुछ मोटी साड़ियां देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में जो कस्टमर्स इस दुकान पे आएंगे वो ऐसे कपड़े की डिमांड करेंगे जो ठंड को रोक सके, यानी कि वूलन क्लॉथ्स की डिमांड करेंगे, वो कुछ मोटी साड़ियों की डिमांड करें जिससे कि उनको ठंड कम लगे। तो यहां पे अपने वो प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को चेंज कर देंगे एज पर द डिमांड इन द मार्केट। डिमांड से ही सप्लाई को हम समझते हैं, सप्लाई को हम आगे जाके सप्लाई करते हैं उस प्रोडक्ट का। तो सप्लाई को समझना कि क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई मैनेज की जाती है। तो इस दुकान पे भी ऐसे ही किया जाएगा। अगला एग्जांपल हम समझेंगे इस दुकान से। हमने आपको एक बात बताई थी कि इकोनॉमीज आपको, या इकोनॉमी आपको एक लिविंग जीने के लिए एक वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करती है। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ लिविंग, यानी कि पैसा कमाने की आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो यहां पे देखो इकोनॉमी के अंदर ये सब जो हमारे भाई बैठे हैं यहां पे, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं। तो यानी कि अभी इकोनॉमी के अंदर एक डिमांड है एक बिल्डिंग बनाने की, जिस बिल्डिंग से फ्लैट बनेंगे और फ्लैट लोगों को सप्लाई किए जाएंगे, यानी कि लोगों को अलॉट किए जाएंगे। उसी वजह से एक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल और स्टार्ट होगी। उसी वजह से इन लोगों को, जो यहां पे लोग काम कर रहे हैं, उनको काम करने का मौका मिलेगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये भी इकोनॉमी का एक पार्ट है। हम एक और एग्जांपल देखेंगे।
आपको पता है इंडिया का आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई इंडिया में टर्शरी सेक्टर, जैसे हमारे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन यहां बैठ के देखो काम कर रहे हैं, फोन पे कॉल सुन रहे हैं, कोई कोडिंग कर रहा होगा, तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज में जाओ, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नोएडा, वहां पे आपको ऐसे लोग काम करते हुए बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, देखो ये हम समझ गए कि ये भी इकोनॉमिक्स और डिमांड और सप्लाई से चल रही है, ये भी इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई से चल रही है। तो हमने चार अलग अलग सेक्टर्स की बात करी है। यहां पे हमने एक नॉर्मल दुकान की बात करी है, हमने एक थोड़ी और बड़ी व्यापार की, थोड़ी बड़े व्यवसाय की बात करी है, थोड़े बड़े बिजनेस की बात करी है, हमने इसमें एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट की बात भी करी है और बहुत बड़े ऑफिस की बात भी करी है। हमने चारों अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज को, चारों अलग अलग तरीके के सेक्टर को कवर किया है और चारों के अंदर हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमीज देखने को मिली है, इकोनॉमी देखने को मिली है। तो बिना इकोनॉमी के कोई भी सेक्टर, कोई भी आप चीज एनालाइज नहीं कर सकते, कोई भी आप सेक्टर को इमेजिन नहीं कर सकते। आगे हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है। आई एम श्योर कि आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि बेसिक इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। वन इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी, सेकेंड इज द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, द मार्केट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हम इनका सिर्फ बेसिक समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी। आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा। यह बात है एंशियंट टाइम्स की। जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, कॉइन्स नहीं थे, तो लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए। देखो यहां पे ये भाई साहब हैं और यहां पे एक ये भाई साहब हैं, एंड यू कैन सी इनके कपड़ों को देख के आपको लग रहा होगा कि आज के जमाने के लोग नहीं है, ये एंशियंट टाइम्स के बहुत पुराने टाइम के लोग हैं। तो देखो यहां पे ये एक, देखो सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये एक गोट इस एक्सचेंज कर रहे हैं इन सेब के बदले, यानी कि 2 गुड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं एक दूसरे के बदले। ये एक फ्रूट भी हो सकता था, ये एक चावल की बड़ी बोरी हो सकती थी, गेहूं हो सकती थी, ये कुछ भी हो सकता था। बेसिकली यहां पे दिखाने का पॉइंट ये है, इस एक्सचेंज में, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्सचेंज में मनी का यूज नहीं हो रहा। तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में अगर मनी का यूज एज अ एक्सचेंज नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है। A traditional economy, as the name suggests, is based on traditional approach। यानी कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी का मतलब यह है कि जो बहुत साल पहले चलती थी, ट्रेडिशनल अप्रोचेस पे चलती थी, कि ठीक है भाई मेरे पास चेयर है, मुझसे चेयर ले लो और मुझे एक बेड दे दो, मेरे पास गेहूं है, मुझसे गेहूं ले लो और मुझे जैगरी दे दो, यानी कि मुझे गुड़ दे दो। ये है बार्टर सिस्टम, कि जब आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है। These economies are based on ancient rules and are the most basic type of economy. A traditional economy will use the barter system and has no concept of currency or money. देखो पुरानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी सिस्टम में बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था और वहां पे करेंसी का या मनी का कोई भी रोल नहीं था, कोई भी एक्टिविटी नहीं, तभी इसको बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमी हम। नेक्स्ट इकोनॉमी है द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में बोलते हैं। अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, इज an economic system where a government body makes economic decision regarding the production and distribution of goods. Centrally planned economy का मतलब यह है कि सब चीजें, क्या प्रोड्यूस होगा, क्या बिकेगा, लोगों की इनकम कितनी होनी चाहिए, कौन सी जॉब्स होंगी मार्केट में, वो सब गवर्नमेंट बॉडी डिसाइड करेगी। यहां पे मार्केट का कोई भी रोल नहीं है, डिमांड सप्लाई का बहुत ही मिनिमल रोल है। कुछ फीचर समझने का ट्राई करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। पहला फीचर है पब्लिक ओनरशिप। जो भी फैक्ट्रीज, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सब की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक के पास है। सेकंड समझते हैं सेंट्रल प्लानिंग, यानी कि जो सारी की सारी प्लानिंग है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी करेगी, सेंट्रल बॉडी यानी कि गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट के अलावा यहां पे मार्केट का, प्राइवेट प्लेयर्स का कोई रोल नहीं होगा। थर्ड देखते हैं इक्वालिटी ऑफ इनकम। देखो ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा
फीचर भी है और बहुत बड़ी एडवांटेज भी है कि यहां पे इक्वालिटी ऑफ इनकम देखने को मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अगर एज अ गवर्नमेंट बात की जाए तो गवर्नमेंट किसी भी इंसान के बीच में भेदभाव नहीं करती है। देखो करती है या नहीं करती है ये अलग बात है, लेकिन अगर मैं पेपर से बात करूं कि क्या रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट किसी भी एक सेक्टर के लिए, किसी भी एक जाति के लिए, रिलीजन के लिए बायस्ड नहीं हो सकती। तो यहां पे इक्वालिटी ऑफ इनकम गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। अब सेंट्रली प्लानिंग है, इक्वालिटी ऑफ इनकम है, साथ ही साथ पब्लिक ओनरशिप भी है, प्राइवेट प्लेयर का काम जीरो है। तो वहां पे डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना एक बेसिक बात है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये आइडिया है कि वो इकोनॉमी के अंदर क्या प्लान कर रही है। या तो उनका ऑब्जेक्टिव होगा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनका ऑब्जेक्टिव होगा वेलफेयर स्कीम्स को बेहतर से बेहतरीन लॉन्च करना, अच्छी पॉलिसीज लेके आना, क्या प्रोडक्ट करना है, क्या प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, किस पर्टिकुलर सिटी में क्या प्रोडक्ट सेल होगा, हम इंपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव डेफिनेट हैं। यानी कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब कोई काम गवर्नमेंट प्लान करके करती है तो वहां पे चेंज करने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये था कुछ एक बेसिक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को बोलते हैं हम कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे सिर्फ एक ही मोटिव है, दैट इज पैसा कमाना, मनी मनी मनी, और अगर पैसा है तो सब कुछ है। इनका सिर्फ एक ही मोटिव है, इस इकोनॉमी का सिर्फ एक मोटिव है, पैसा कमाओ और ऐश करो। इंडिया के अंदर इस इकोनॉमी का कुछ पार्ट देखा जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अ मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी सिस्टम इन which the production of goods and services are directed by laws of supply and demand। मार्केट में क्या प्रोडक्ट सेल होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, प्राइस में फ्लक्चुएशन क्या होगी, मनी सप्लाई कितनी होगी, डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, वो सब मार्केट फोर्सेस डिमांड करती हैं। अब मार्केट फोर्सेस किसी पुलिस फोर्सेस की तरह नहीं होती है, कोई आर्मी नहीं होती है कि जाएगी बताएगी देखो जी आज ये पेन 200 रुपए का बिकेगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट फोर्सेस का मतलब यह है कि डिमांड और सप्लाई, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी उस प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप बढ़ता जाएगा, जिस प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी उस प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप कम होता जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई से पूरी मार्केट वर्क करती है। A market is a place where buyers and sellers can meet to facilitate the exchange or transaction of goods and services. Markets can be physical like retail outlet or virtual like an e-retailer, यानी कि ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, जिसने इंडिया में एक क्रांति लाई है। चाहे वो फूड आउटलेट्स हो, चाहे वो फूड सर्विसेज हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे घर की रोज की यूज करने की चीजें हो, आटा दाल चावल, चाहे वो कपड़े हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट हो, चाहे एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, आज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मार्केट का मतलब क्या होता है, हमने समझ लिया कि मार्केट डिटरमाइंड इकोनॉमी है, लेकिन मार्केट क्या होती है? मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों आके मिलते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो एक फिजिकल एक्टिविटी हो। देखो सुनने में ऐसा लग रहा है कि एक जगह होगी जहां पे एक दुकान खुली होगी और दुकान पे जाके लोग सामान खरीदेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं ई कॉमर्स यानी कि अमेज़न, मिंत्रा, जेबोंग, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की बात करता हूं तो वो भी एक मार्केट सिस्टम है, वो भी ई मार्केट सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सिस्टम है, जहां पे बायर्स और सेलर्स आपस में जाके मिलते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करके एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी वो ऑनलाइन रिटेलर्स, ऑनलाइन एक जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी वही प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे। तो ये बात होती है मार्केट इकोनॉमी के बारे में। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी ही
मिलती है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ना तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है और इंडिया ना ही एक मार्केट इकोनॉमी है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी तो इंडिया बेसिक सी बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम मनी को यूज करते हैं। 100 के नोट, 1000 के नोट, 1000 का नोट तो बंद हो गया, 100 का, 500 का, 2000 के नोट को यूज करते हैं, यानी कि मनी को यूज करते हैं। यूनिट ऑफ मनी को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो बार्टर सिस्टम तो इंडिया में है ही नहीं, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी तो इंडिया हो ही नहीं सकती है। तो इंडिया इज नाइदर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नोर अ प्योर मार्केट इकोनॉमी। इंडिया इन दोनों इकोनॉमी का एक अमेलगमेशन है, इन दोनों इकोनॉमी का एक मिक्सचर है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। So a mixed economy system is a system that combines aspects of both centrally planned economy and market economy. एक mixed economic system एक ऐसा system है जो centrally planned economy और market economy दोनों के aspects को मैच करता है, दोनों के aspects को मिला देता है, दोनों के features को मैच कर देता है। Mixed economy consists both private companies and government state owned entities. Mixed economies typically maintains private ownership and controls of most of the means of production but often under government regulation. मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट में क्या बिकेगा, मार्केट में क्या सेल होगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कितनी वेजेस होंगी, अगर आप किसी को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय कर रहे हो तो आप उसको कितनी सैलरी दोगे, आप क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, आप क्या मार्केट में कोर्स बेचोगे, आप क्या मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेचोगे, ये प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनीज खुद डिफाइन करती हैं। रिलायंस ने आगे 5 साल बाद जाके क्या प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल करना है, ये गवर्नमेंट उनको नहीं बता सकती, ये वो खुद डिसाइड करेंगे। या किसी भी और बड़ी कंपनी ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंटर करना है या नहीं करना है, वो इस चीज को लेके बिल्कुल फ्री है, लेकिन विद सर्टेन गवर्नमेंट रेगुलेशंस। देखो कुछ तो रेगुलेशन होंगे ना गवर्नमेंट की, थोड़ी कि आपका जो मन करेगा आप कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम बात करते हैं मनी मार्केट की, कि एक बैंक खोलने के लिए आप बैंक ओपन तो कर सकते हो, लेकिन आपको बैंक का लाइसेंस लेने के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। तो आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मनी मार्केट को, बैंक्स को रेगुलेट करती है, और जो बहुत जरूरी भी है। इंडिया की इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी से बहुत बेटर है एज कंपेयर टू मी, क्योंकि जब बाहर किसी कंट्री में रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो इंडिया पे बहुत ज्यादा इफेक्ट भाई साहब नहीं होता। आप इतिहास उठा के देख लो, चाहे वो किसी भी साल का किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके का रिसेशन हो, इंडिया में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता एज कंपेयर टू अदर नेशंस। यस, इंडिया इज अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब नहीं है। वी आर स्टिल डूइंग वेरी गुड एज कंपेयर टू अदर नेशंस। चाहे आप श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान को देखो, या आप बड़ी बड़ी कंट्रीज को भी देखोगे ना, तो वो इफेक्टेड है, लेकिन इंडिया मिनिमली इफेक्टेड है। यहां पे बहुत कम जॉब्स लोगों की गई हैं, इकोनॉमी ठीक चल रही है, अच्छा खासा हम ग्रो कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकली हमारी जो सिचुएशन है काफी स्ट्रॉन्ग अभी भी है। क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पे मार्केट फोर्सेस तो हैं, लेकिन साथ साथ हर चीज को करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है। आप अपनी कंपनी खोल के अपने कस्टमर्स को पागल नहीं बना सकते, उनका पैसा नहीं खा सकते हैं, कुछ लॉ है, कुछ रूल्स हैं। तो जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ फीचर्स। सबसे पहला फीचर्स, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जहां पे एक कंपनी में कुछ शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर की है और कुछ शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर की है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में तीनों के तीनों सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। 2-4 सेक्टर और भी होते हैं, आगे जाके समझेंगे वो। सेकंड, फ्रीडम एंड कंट्रोल। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपके पास फ्रीडम है, मेरे पास फ्रीडम है। मैं अभी घर यहां से निकलूं, आपकी क्लास देने के बाद जाके अपनी दुकान परचेज करके एक सामान बेचना स्टार्ट कर सकता हूं। मुझे कोई भी गवर्नमेंट का पर्सन, कोई सिटीजन, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मुझे कोई रोकने नहीं आ सकता। इट इज अगेंस्ट द रूल। मुझे कोई भी एक व्यवसाय स्टार्ट करने से, बिजनेस स्टार्ट करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यहां पे फ्रीडम एंड कंट्रोल है। मैं जो चाहे प्रोफेशन चूज कर सकता हूं, जितना चाहे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। मेरी इनकम से मुझे टैक्स भरना पड़ेगा,
उस टैक्स को बचाने के लिए भी जब अकाउंटेंसी के हमारे निखिल सर आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे कि टैक्स क्या होता है। तो निखिल सर आपको बताएंगे कि टैक्स सिस्टम क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट का काम होता है इकोनॉमिक प्लानिंग करना, इकोनॉमी के लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर फॉलो करके अपनी मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई को इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू या एज रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट फोर्सेस भी हैं, यानी कि प्राइवेट प्लेयर भी है और पब्लिक प्लेयर भी है, यानी कि गवर्नमेंट का काम भी है। सप्लाई एंड डिमांड से पूरी की पूरी मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है विद सर्टेन रेगुलेशंस। जैसे कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर सप्लाई एंड डिमांड थी, बस सप्लाई एंड डिमांड से मार्केट में प्रोडक्ट कितना बिकना है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, सेम उसी तरीके से ये एक फीचर है मार्केट इकोनॉमी का जो हमें मिक्स्ड इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट समझेंगे हम स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है भाई, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर्स भी है, फ्रीडम एंड कंट्रोल भी है, सप्लाई एंड डिमांड भी है, उसके साथ साथ स्टेट की इंटरवेंशन भी है। आपको व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, वो होती है स्टेट इंटरवेंशन को बोलते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज अपना काम करती हैं, रेगुलेशंस बनाती हैं, लॉज बनाती हैं, एक्ट्स बनाती हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे सोशल वेलफेयर। जैसे कि हम अभी तक समझ चुके हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का काम है मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड को फुलफिल करना, मार्केट में प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, जो प्रोडक्ट की डिमांड कम है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को अवेल करवाना। लेकिन यहां पे पब्लिक सेक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेगुलेशन बनाने के अलावा, सोशल वेलफेयर का। अंडर प्रिविलेज सेक्टर, वैसे तो मैं किसी भी कास्ट में बिलीव नहीं करता, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी कास्ट हैं जो पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड हैं, जो पर्टिकुलरली अंडर डेवलप्ड है, यानी कि SC, ST, OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, इकोनॉमिकली बहुत वीक है। तो उनका ध्यान कौन रखेगा भाई? वो भी तो इस देश में रहते हैं, उनका भी तो ध्यान रखना है। तो उनका ध्यान रखेगा हमारी प्यारी गवर्नमेंट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा काम होता है। तो अभी हमने ये समझ लिया है कि इकोनॉमीज हमारी कौन कौन सी होती हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, 4 टाइप के हमने मेजर इकोनॉमीज के बारे में समझ लिया है। आगे समझेंगे हम प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। हर इकोनॉमिक सिस्टम में हम 3 प्रॉब्लम फेस करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हुए स्कैरसिटी की बात करी थी। स्कैरसिटी का मतलब यह है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हमें यह सोचना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इन तीनों क्वेश्चंस को हम डिटेल में आगे वीडियो में समझेंगे, दूसरी वीडियो में समझेंगे, लेकिन बेसिक्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। यानी कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है हर इकोनॉमी की, चाहे कोई डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी हो, चाहे आपका अपना घर क्यों ना हो। मानो कि आपके फादर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए। अब 50,000 में वो आपकी सारी विशेष, सारे वांट्स पूरे नहीं कर सकते, तो उस 50,000 का एक बजट बनेगा मंथली। उस 50,000 में आप ये डिसाइड करोगे कि हमें घर में क्या लेके आना है, हमें घर में ये वाला प्रोडक्ट किससे लेके आना है, ठीक है, और किस दिन क्या बनेगा, हम किस दिन बाहर खाना खाने जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या वीकेंड पे जाएंगे या मंथ में एक बार जाएं, क्योंकि इनकम लिमिटेड है। आप रोज खाना खाने बाहर नहीं जा सकते, आप रोज महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम 50,000 हो या 50 लाख हो,
कहीं ना कहीं जाके आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, और लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स है, वो लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स को हम कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी एक कॉन्सेप्ट से डिमांड एंड सप्लाई भी काम करती है। तो ये कुछ बेसिक इकोनॉमी की प्रॉब्लम से पूरी इकोनॉमी, हर कंट्री की इकोनॉमी चलती है। आगे देखते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इकोनॉमी पढ़नी है। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, कितने टाइप की इकोनॉमिक्स होते हैं, इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, यह भी समझ लिया है। लेकिन भाई अब 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या, आइए एक एक करके समझेंगे। आप पढ़ोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि इंडिया ने आजादी के बाद अभी तक कैसे इकोनॉमी को डेवलप किया है, कि पहले हमारे देश में क्या रिसोर्सेज थे, सेल्फ सफिशिएंसी थी या नहीं थी, और अब 75 साल के बाद हमारे देश में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कितना हमने डेवलपमेंट करी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सब आप जानोगे। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट बजट। आपने हर साल हम सुनते हैं कि फरवरी में इंडिया गवर्नमेंट बजट निकालती है, तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर ये पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट कैसे होता है, कितना गवर्नमेंट बजट निकलता है, किस सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को कितना बजट अलॉट किया गया है, डिफेंस सेक्टर को कितना बजट अलॉट किया गया है, क्या नई स्कीम्स बच्चों के लिए लेके आई है गवर्नमेंट, क्या नई स्कीम्स बुजुर्गों के लिए लेके आई है गवर्नमेंट, ये सब हम बजट में जानते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट बजट के बारे में भी पढ़ोगे। नेक्स्ट, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश का सबसे इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग एक सेक्टर है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इससे पूरी देश की इकोनॉमी चलती है। आपको लोन लेना हो तो आप बैंक में जाओगे, आपको पैसे जमा कराने हो तो आप बैंक में जाओगे, आपको कोई इंश्योरेंस चाहिए तो आप बैंक में जाओगे। तो बैंकिंग सिस्टम पूरे देश को चलाता है, और आप इस इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ोगे। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन, महंगाई, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन सब के बारे में भी इकोनॉमिक्स आपको समझाता है। तो आने वाली क्लासेस में आप इन सब के बारे में भी पढ़ोगे। नेक्स्ट समझते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये भी आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम ऑलरेडी इस वीडियो में कई बातें कर चुके हैं, और आगे भी आने वाले चैप्टर्स में, अपनी आने वाली 11th क्लास में, 12th क्लास में आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जरूर पढ़ोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स आपको एक डाटा को रिप्रेजेंट करना सिखाता है, और डाटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालना चाहती है किसी सेक्टर ऑफ पीपल के लिए या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए, तो डाटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप सब क्रिकेट जरूर खेलते होगे, फुटबॉल जरूर खेलते होगे, बैडमिंटन जरूर खेलते होगे। जब आपने क्रिकेट का मैच देखते हो इंडिया पाकिस्तान का, तो लिखा हुआ आता है कि आज तक वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान से नहीं हारी, लेकिन लास्ट टाइम हार गए थे यार, मुझे ही बहुत दुख हुआ था, पूरे देश को बहुत दुख हुआ था। लेकिन ये एक डाटा है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से एनालाइज करके आपके आगे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इस सब पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात है, वो है ये, कीप स्माइलिंग। एज अ स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्टिव है पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ खेलना, कूदना, नाचना, गाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कीप स्माइलिंग, यानी कि खुश रहना, मौज मस्ती करना। आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। मेरा नाम है साहिल मदान। थैंक यू सो मच।